दोस्तों, हमारे प्रबुद्ध भारत चैनल जो कि सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ है, इसमें आपका स्वागत है। और हम इसमें समसामयिक विषयों से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जानकारी देते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि अभी 10 अक्टूबर को आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा और 24 अक्टूबर को पीसीएस की यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। कुछ और भी एग्ज़ाम जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई का एग्ज़ाम भी अक्टूबर नवंबर में ही होने जा रहा है। तो इनके लिए समसामयिक विषयों का बड़ा महत्व है और अलग अलग परीक्षाओं में 5-7 प्रश्न से लेकर 20-25 तक प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम से पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में एक बात जो परीक्षार्थियों को बताई जाती है वो ये है कि आप पिछले 1 वर्ष की घटनाओं की जानकारी कर लें, उनको दोहरा लें, तो इससे आपके वो घटनाक्रम जो है कवर हो जाएगा। लेकिन वास्तव में कोई भी विषय अतीत में जाकर 10, 20, 30 या 50 साल पहले पुरानी घटना से भी जाकर जुड़ जाता है। जैसे अभी हाल ही में जो पहला बजट उदारीकरण का प्रस्तुत किया गया था और देश में उदारीकरण की जो नीतियां अपनाई गई थी उनके 30 वर्ष पूरे हुए हैं। तो उन 30 वर्ष में हम कहां से चले थे, कहां पहुंचे और कहां अभी पहुंचना है, इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो पहला बजट जो था 1991 में प्रस्तुत किया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय के वित्त मंत्री थे। तो ये जो हमारा प्रश्न है इस पर आप विचार करिए कि भारत ने आर्थिक उदारीकरण का पहला बजट कब प्रस्तुत किया था। और हाँ, इससे पहले हम आपको बता दें इस विषय का शीर्षक जो हमने रखा है वो ये रखा है कि 1991-2021 आर्थिक सुधारों के 3 दशक। तो अब हम वापस प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में जो हमने कहा है कि भारत ने आर्थिक उदारीकरण का पहला बजट कब प्रस्तुत किया था, तो इसके ऑप्शंस हैं। पहला है 5 जुलाई 1991, दूसरा है 11 जुलाई 1991 और तीसरा है 23 जुलाई 1991 और चौथा है 24 जुलाई 1991। इसका जवाब हम आपको आगे देंगे, लेकिन फ़िलहाल 1991 से पहले जो देश की आर्थिक स्थिति थी उस पर चर्चा करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने जो पॉइंट्स खोजे हैं उनमें एक बात तो ये है कि जुलाई के पहले सप्ताह में, यानी जुलाई 1991 के पहले सप्ताह में भुगतान संतुलन का खतरा पैदा हो गया और देश को आयात करने के लिए मुद्रा भंडार, हमारे मुद्रा कोष में कुछ ही हफ्तों का कोष बाकी बचा था। इसलिए सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा विदेशी बैंकों के पास और $400 बिलियन का ऋण लेना पड़ा। दूसरी बात ये थी उस समय कि उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस राज का दबदबा था। जो भी उद्योग लगाए जाते थे उनमें लाइसेंस लेने पड़ते थे और लाइसेंस लेने में बड़ी परेशानियां आती थीं, जिससे उद्योग लगाने में भी दिक्कतें पैदा होती थी। तीसरी बात ये थी कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे निजी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आपको मालूम है 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का। उसके बाद 7 और बैंकों का कर दिया गया। अब कुल 21 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, आप जानते ही हैं। दूसरी बात यह है कि विभिन्न प्रकार के जो शुल्क थे लगने वाले व्यापार पर वो 200% तक थे। इसके अलावा जो जीडीपी की औसत वृद्धि दर थी वो उस समय -5% थी। आप जानते हैं कि देश का विकास जीडीपी की दर से ही मापा जाता है और जब जीडीपी की दर ही कम होगी तो देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। स्कूटर, एलपीजी और फ़ोन कनेक्शन जैसी चीज़ों को लेने के लिए हमें 1 वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ता था और भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो भी $270 अरब के आसपास थी। इतना ही नहीं, जो भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय थी वो भी $303 से अधिक नहीं थी। तो इस तरीके से भारत के सामने विकास करने की अनेक चुनौतियां खड़ी हुई थी और इसके लिए सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए और उन सुधार कार्यक्रम में जो नीति अपनाई गई उसको जो शीर्षक दिया गया या उसका जो नामकरण किया गया वो था LPG। इसमें L का मतलब है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। इससे हमें देश के भीतर और बाहर निजीकरण को आमंत्रित करके पैसा जुटाना था। सीधी सी भाषा में अगर हम कहें तो उद्योगों के लिए या विकास के लिए हमें पैसा जुटाना था। और पैसा जुटाने के लिए जो हमने रास्ते अपनाए उनमें देशी निवेश को आकर्षित करना,
और विदेशी निवेश को आकर्षित करना, जिसे एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी 4-5 रोज़ पहले सरकार ने नई दूरसंचार नीति पेश की और उस नीति में जो है जो निजीकरण का शेयर है वो 49% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया। तो इस तरीके से नीति आज भी जारी है, लेकिन इसके 3 साइड इफ़ेक्ट विशेषज्ञों ने पहले ही बता दिए थे। उनमें एक था महंगाई। आप देख ही रहे हैं, महंगाई समय समय पर घटती बढ़ती रहती है और इसके खिलाफ जो है रोष भी प्रकट होता। और इसके अलावा मुद्रास्फीति भी बढ़ती है और इसके अलावा बेरोज़गारी बढ़ती है। बेरोज़गारी का सबसे बड़ा कारण था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी जो सार्वजनिक संस्थान थे उनका निजीकरण करना। निजीकरण करने के लिए वो हमारी सरकारी संपत्तियों को एज इट इज़ नहीं खरीदना चाहते थे। जो कर्मचारी लगे हुए थे सरकारी काम में, उन कर्मचारियों की छटनी की जाने लगी और कर्मचारियों की छटनी के लिए 1991 के दशक में एक VRS यानी वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम लागू की गई, जिसका नाम था गोल्डन शेक हैंड स्कीम। उसमें होता ये था कि जितने दिनों की सर्विस कर्मचारी कर चुका है वो उतने साल की सर्विस पर ईयर के हिसाब से 15 दिन का वेतन एक्स्ट्रा देकर कर्मचारी को जॉब से निकाला जाता था और उससे कहा जाता था कि आप अपना कोई रोज़गार खुद शुरू कीजिए और देश पर जो है ये बेरोज़गारी का भार जो है इसको घटाइए। उनका सीधा सा मतलब था कि आप रोज़गार तलाश करने वाले के बजाय रोज़गार उत्पादक बनिए, यानी रोज़गार देने वाले बनिए। इस नीति को लागू करते वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो एक कथन प्रस्तुत किया था वो था फ्रांसीसी कवि विक्टर ह्यूगो, जिसमें उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर कोई शक्ति उस विचार को आने से नहीं रोक सकती जिसका समय आ चुका है, यानी वैश्वीकरण और उदारीकरण का समय आ चुका है, इसलिए उसको रोका नहीं जा सकता। और भारत ने इस पर जो वैश्वीकरण की नीति थी WTO में इस पर हस्ताक्षर कर दिए और ये नीति जो थी भारत में उदारीकरण की शुरू हो गई। अब प्रश्न उठता है कि इन नीतियों को अपनाने के बाद हमें कौन सी कामयाबी मिली। तो हम 1991 के बाद जो भारत की स्थिति बन पाई है उस पर चर्चा करते हैं। आज इन 30 वर्षों के बाद भारत के पास लगभग 600 अरब डॉलर का स्वर्ण भंडार है। लाइसेंस राज की समाप्ति हो चुकी, लेकिन परमिशन राज की शुरुआत हो चुकी है और उद्योगों को लगाने के लिए 90 और यहाँ तक कि 100 स्वीकृतियाँ भी लेनी पड़ती हैं। बैंकों का निजीकरण और बैंकिंग क्षेत्र में भी हमने सुधार किए हैं और भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो विभिन्न शुल्क उस समय 200% थे, अब वो घटकर 20% रह गए। निजी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और अवरोध मुक्त निवेश का आवागमन हो रहा है, कोई उसमें किसी तरह की पाबंदी नहीं है। और जैसा कि समय समय पर सरकार भी इस तरह के संकेत देती चली आ रही हैं कि आप आइए हमारे देश में उद्योग लगाइए, हम आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से जो निवेश है वो इस टाइम अवरोध मुक्त है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार का भी आवागमन चल रहा है। विदेशी मुद्रा विनियमन वो भी नियंत्रण मुक्त हो चुका है और GDP की जो औसत वृद्धि दर है वो 6.7% के लगभग है। और देश की आबादी उस समय जब हमने कदम उठाए, आप जानते हैं 84 करोड़ थी 1991 में, और अब ये बढ़ कर के लगभग 134 करोड़ हो चुकी है। स्कूटर, LPG और फ़ोन कनेक्शन जिनके लिए हमें 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ता था, आज वो ऑनलाइन मिनटों में आप खरीद लेते हैं। और भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है अब 2000 डॉलर हो चुकी है और हमारी भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2.6 ट्रिलियन डॉलर की वर्तमान में है। भविष्य में ये कहाँ तक जाएगी वो एक अलग बात है। अब सवाल उठता है कि जुलाई 2021 के बाद वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि GST कानून अभी हाल ही में लागू हुआ है और इसमें बार बार सुधार किए जा रहे हैं और इसको पूरी तरह सुधार करके हमें परेशानियां दूर करनी है। दूसरी बात ये है कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जो है उसको प्रभावी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैंकों के पास में NPA की जो राशि है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो उस पर भी कोई ना कोई कदम उठाना होगा। PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव नीति को अपनाना पड़ेगा,
जो भी उद्योग हम लगाएंगे वो ऐसा नहीं कि घाटे में चलते रहें, उनको उत्पादन आधारित उद्योग बनाना पड़ेगा। अगली बात यह है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है उनके विनिवेशीकरण का लक्ष्य हासिल करना पड़ेगा। कर्मचारियों की छंटनी की वजह से और कोई दूसरी परेशानियों की वजह से ये इसमें बार बार रुकावट आती है और आंदोलन भी होते हैं, समाज में असंतोष भी फैलता है, लेकिन फिर भी पब्लिक सेक्टर यूनिट का जो लक्ष्य है प्राइवेटीकरण का वो हासिल करना होगा। इसके अलावा नवीनीकृत ऊर्जा और HRD कानून का क्रियान्वयन करना होगा। हमारे देश में पर्यावरण की बड़ी चुनौती है और इसमें जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं वो समाप्त भी होने जा रहे हैं, दूसरे प्रदूषण फैलाने वाले भी हैं। तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं उनको अपनाना पड़ेगा और इसके अलावा जो HRD कानून है मानव संसाधन विकास से संबंधित, उनमें सुधार करना होगा। इसमें शिक्षा भी है, कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी है और भी इस तरीके से तकनीकी ज्ञान की जानकारी वगैरह और भी कई बातें हैं। और इसके अलावा जैसे कि समय समय पर कर्मचारी हड़ताल वगैरह करते हैं तो उसको रोकने के लिए या उसको नियमित या अनुशासित करने के लिए अभी नया लेबर कोड आपने देखा कि 1 अप्रैल 2021 से लागू हो चुका है, तो उस दिशा में भी हमें सुधार करने पड़ेंगे। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में जिन्सों का और विवादास्पद कृषि कानून और बिजली संबंधी जो सुधार कानून हैं उनको भी लागू करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से बड़ी चुनौतियाँ आ रही हैं। विकसित देश वही होता है जहाँ पर जो है कृषि की मात्रा कम होती है, जहाँ पर कृषि क्षेत्र जो है वो कम होता है। हमारे देश में बड़े शान से कहा जाता है कि 70% क्षेत्र में कृषि अपना रहे हैं। तो जब तक कृषि आधारित व्यवस्था रहेगी तब तक हमें औद्योगिक विकास में परेशानियाँ पैदा होंगी या नहीं भी हो सकती हैं, जैसा भी होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो नई अर्थव्यवस्था है उसका सिद्धांत यही है कि वही अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर होती है जिसमें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कम हो। तो इसके अलावा जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण और रोजगार संबंधी नीतियों का भी हमें क्रियान्वयन करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये 5 भागों में बटा हुआ है। इसमें सड़क, परिवहन, ऊर्जा के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल हैं। आप देख सकते हैं विकासशील देशों की यही सबसे बड़ी समस्याएं हैं, तो इनको हमें सुधार करके लागू करना पड़ेगा। तो इसके लागू होने के बाद में जब औद्योगिक विकास हो जाएगा तो हमारे पास उत्पादन के भंडार होंगे, सामान काफ़ी मात्रा में होगा। तो हमें इस बात से बचना होगा, जैसा कि उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि कहीं हम उपभोक्ता बनकर ना रह जाए। ऐसा ना हो कि देसी और विदेशी कंपनियां उत्पादन करती रहें और हम खाली उनके उपभोक्ता बनकर रह जाएं। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ ये सोचते रहें कि हम फ़ोन खरीद लेंगे। ऐसा ना हो कि हम ये सोचते रहें कि मोटर व्हीकल खरीद लेंगे। ऐसा ना हो कि हम ये सोचते रहें कि हम जो है जब ज़रूरत पड़ेगी तब अनाज खरीद लेंगे। कहने का मतलब ये है कि इन सब का उत्पादन हमें भी करना पड़ेगा और इस मामले में आत्मनिर्भर भी बनना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर तभी बना जाएगा जब हम PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव नीति को अपनाएंगे। उत्पादन पर आधारित उद्योग होने चाहिए और उनसे जो है हम सामान खुद भी अपने लिए भी बनाएं और विदेशों के लिए भी निर्यात करें। तो अब उनका जब इंटरव्यू लिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तो उन्होंने एक बात कही कि उस समय जो मैंने बजट पेश किया था उसमें फ्रांसीसी कवि विक्टर ह्यूगो को उद्धृत किया था और आज मैं अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को उद्धृत करता हूँ, जिन्होंने ये कहा था कि हमें अपने वादों को पूरा करने और मीलों का सफ़र करने के बाद ही आराम फरमाना है। तो इस तरीके से जो है ये सामान्य ज्ञान का विषय, जिसमें 1991-2021 के बीच में जो 30 वर्ष हमारे आर्थिक सुधार के हो चुके हैं, उनमें क्या स्थिति थी, क्या स्थिति हो गई और क्या चुनौतियां हमारे सामने होंगी, मैंने इस विषय पर आपको जानकारी दी। इसके बारे में मुझे आप शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। और ये जो विषय है ये मैंने आपके सामने विस्तार से इसलिए रखा ताकि इसमें कोई भी प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जाए आप उसका जवाब देने में सक्षम हो सकें। परीक्षा चाहे वस्तुनिष्ठ प्रणाली की हो या फिर कोई ऐसे का हो या फिर कोई जैसे मेन एग्ज़ाम वगैरह में लिखने पड़ते हैं सामान्य ज्ञान के, तो उस विषय में आप लिख सकें।
ये आप हमारा जो चैनल है इसको देखते रहें। अगले कार्यक्रम में हम आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि ये आर्थिक उदारीकरण का बजट जो था वो कब प्रस्तुत किया गया था। धन्यवाद दोस्तों।